अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम दोस्तों को द ग्रोथ हब कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारे इंग्लिश पोर्शन का 14th लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में दी 5 एलिमेंट्स स्ट्रक्चर को शुरू किया था बर्गर मेथड के तहत, और बेसिकली उसमें हमने टॉपिक सेंटेंस देखा कि टॉपिक सेंटेंस क्या करता है, एक्सप्लेनेशन का क्या मकसद है, और फिर एविडेंस कैसे देना है। वो 5 एलिमेंट्स जो हम किसी भी पैराग्राफ में पढ़ते हैं, 4th एलिमेंट उसका एनालिसिस है और फिर उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस है। सो बेसिकली हमने देखा कि टॉपिक सेंटेंस में आप किसी भी पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करते हैं, आप उस मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करते हैं जो उस पैराग्राफ का मेन हिस्सा होगा, और आपका एक्सप्लेनेशन बेसिकली उस टॉपिक सेंटेंस को एक्सपेंड करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। और उसके बाद एविडेंस बेसिकली वो मेन और की हिस्सा है उस पैराग्राफ का। बेसिकली अगर हम उस बर्गर मेथड के एनोलॉजी को इस्तेमाल करें तो उसमें वो पैटी है, वो मेन सब्सटेंस है जो कि उस पैराग्राफ का अहम हिस्सा है। किस तरह लिखना है हमने टॉपिक सेंटेंस को भी देखा, एक्सप्लेनेशन को भी देखा और उसके बाद एविडेंस को भी देखा। नेक्स्ट हम आते हैं एनालिसिस पर। बेसिकली अगर हम पिछले रिकैप करें जो पिछला लास्ट हमने पढ़ा था, सो टॉपिक सेंटेंस, एक्सप्लेनेशन और एविडेंस, ये वो 3 सेंटेंसेस हैं जो कि किसी भी पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। टॉपिक सेंटेंस बेसिकली आपके इस पैराग्राफ को डिफाइन करता है कि किस चीज़ के बारे में होगा। एक्सप्लेनेशन बेसिकली इस चीज़ को एक्सपेंड करता है कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजूहात क्या है, वाई डू आई क्लेम दिस, ठीक है जी। और एविडेंस, व्हाट इज द प्रूफ फॉर दिस क्लेम बेसिकली विद मी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनालिसिस, सो इट इज बेसिकली द पोर्शन ऑफ द पैराग्राफ विच एक्सप्लेन्स योर एविडेंस, वाई योर एविडेंस मैटर्स, ठीक है जी। बेसिकली आपका जो एनालिसिस होता है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि ये जो एविडेंस आप दे रहे हैं ये मैटर क्यों करता है, ये क्यों लाजमी है, और बेसिकली ये किस तरह रिलेट करता है आपके टॉपिक सेंटेंस के साथ। So the analysis is where you explain why your evidence matters and how it supports your topic sentence. This is the most critical thinking part of your paragraph. Now, for example, अगर आप इस एनालिसिस वाले पार्ट को स्किप करते हैं, इसको मेंशन नहीं करते, सो हम बेसिकली रीडर को एक ले मैन समझ कर लिखना चाहते हैं। बेसिकली जो भी कंपोजिशन होती है, चाहे आप पैराग्राफ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आपको अपने रीडर को ले मैन कंसिडर करके ही लिखना है। और बेसिकली अगर आप उसे ले मैन कंसिडर करेंगे, जब आपने एविडेंस दिया, अब उस एविडेंस को बेसिकली एक्सप्लेन भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है कि इस एविडेंस का मतलब क्या है, मकसद क्या है, ये कैसे रिलेट करता है मेरे उस क्लेम के साथ जो कि मैंने टॉपिक सेंटेंस में किया है। सो द बेसिक फंक्शंस ऑफ दिस सेंटेंस बेसिकली इज आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एविडेंस, ठीक है जी। आपके उस एविडेंस को ये इंटरप्रेट करता है, बेसिकली उसकी तशरीह करता है, आपने जो एविडेंस दिया है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है जी, उसकी सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करता है, और इट आल्सो कनेक्ट्स एविडेंस बैक टू द टॉपिक सेंटेंस। ये किस तरह सपोर्ट करता है मेरे टॉपिक सेंटेंस को, ये इस चीज़ को डिफाइन करता है, एंड इट आल्सो शोज योर क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है जी। आप इस एक्सप्लेनेशन को, इस एग्जाम्पल को, इस एविडेंस को कैसे रिलेट करते हैं अपने लॉजिक के साथ, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, दिस इज बेसिकली व्हाट इट शोज, ठीक है जी। दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ इट। हम आगे जाकर देखेंगे कि किस तरह लिखना है, लेकिन ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि दिस इज़ बेसिकली एनालिसिस पोर्शन इज़ बेसिकली द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर एविडेंस, ठीक है जी। आप उसे मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, एलेबरेट करते हैं। जिस तरह टॉपिक सेंटेंस के बाद एक्सप्लेनेशन आता है, इसी तरह एविडेंस के बाद भी एक एक्सप्लेनेशन आता है जिसको आप पर्सनल एनालिसिस कहते हैं। ये पैराग्राफ का वो हिस्सा होता है जहाँ पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग देखी जाती है कि ये जो क्लेम मैं कर रहा हूँ इसका एविडेंस ये है और कैसे ये एविडेंस इस क्लेम को सपोर्ट कर रहा है, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को जज करता है। सो एक जो बहुत ही बड़ा बेसिकली कार्डिनल सिन है, मिस्टेक है, वो ये है कि मेनली द स्टूडेंट्स थिंक that we have provided evidence and then there's no need to analyze that, ठीक है जी। This is basically a very big mistake. Students claim it that I gave the statistic, I mentioned an example and my job is done. That is wrong, ठीक है जी।
The evidence alone doesn't prove anything. You must interpret it to your reader. You must explain what it means and why it matters. ठीक है जी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने रीडर को, एग्जामिनर को लेमैन समझें और बेसिकली आपने हाथ पकड़कर उसे समझाना है कि ये जो लफ्ज़ मैंने लिखे हैं, ये जो बात मैंने कही है, ये जो आर्गूमेंट मैंने पेश किया है यहाँ पर, एविडेंस जो पेश किया है, वाई डज इट मैटर. ठीक है जी, एंड दैट इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ इट. सो यू आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस. व्हाट डज दिस एविडेंस शो? Why is this significant? How does this prove my topic sentence? And what are the implications? ठीक है जी, इसके implications क्या है, कैसे ये evidence basically इस evidence ये क्यों significant है, ये क्या show करता है, कैसे मेरे topic sentence को ये prove करता है. ये वो चंद सवालात हैं जो आप analysis में लिख सकते हैं. ठीक है जी, और बेसिकली जो आपका एनालिसिस सेंटेंस होगा वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा, डिफाइन करेगा, और फिर उसके बाद आप बेसिकली 1 to 2 सेंटेंस में इस चीज़ को लिख सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट जो चल रहा है वाटर क्राइसिस के बारे में, सो वी टॉक अबाउट पाकिस्तान वाटर क्राइसिस दैट बेसिकली इट स्टेम्स फ्रॉम रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज एंड इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट. Because population growth at 2% annually has significantly intensified water demand across all sectors, lowering per capita availability. Simultaneously, traditional water sources have become unreliable due to changing rainfall patterns and glacial melting, while outdated irrigation systems waste nearly half of available water. Now, this is the explanation of it. Then we come to evidence. So according to UNDP, this is the credible source that I'm mentioning here, Pakistan's per capita water availability has declined from about 5,000 cubic meters in 1951 to below 1,000 cubic meters in 2024. Meanwhile, the Indus River system has seen around 30% reduction in flow over the past 2 decades, while inefficient irrigation practices waste approximately 40 to 50% of fresh water. Now, अगर आप यहाँ पर रुक जाएं, ठीक है जी, आप इस पोर्शन को बिल्कुल देखें ही ना, यहाँ पर रुक जाए. इस एविडेंस में जो बातें हमने कही हैं इससे क्या ज़ाहिर होता है, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इसके इम्प्लिकेशंस क्या है. ये जो बातें हमने कही हैं, जो सबूत हमने दिया है कि बेसिकली जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वाटर की वो 1000 क्यूबिक मीटर से कम आ गई, जो कि स्कैर्सिटी को मेंशन करती है. इसका मतलब क्या है, इसके इम्प्लिकेशंस क्या है, इसके असरात क्या है. बेसिकली ये जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये आपका एनालिसिस का जुमला क्रिएट कर सकता है. तो ये जो बातें आपने एविडेंस में कही है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इसके असरात क्या होंगे. ठीक है जी, अब रैंडम सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जब पानी का पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम हो जाती है बेसिकली, तो क्या होगा, लोग यहाँ पर बूंद बूंद के तरसेंगे. ठीक है जी, और आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली माइग्रेशंस होंगी, आपकी इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, वो मुतासिर होगी, आपकी फूड सिक्योरिटी मुतासिर होगी जब पानी नहीं होगा. जब इतना पानी यहाँ पर बेसिकली आप रिडक्शन देख रहे हैं, 30% रिडक्शन हो चुकी है, फिर आप आधे से ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है उसको वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे न सिर्फ आपकी एग्रीकल्चर पर असर पड़ेगा, आपकी फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा, बल्कि बेसिकली जो आपकी इकोनॉमी है वो सफ़र करेगी. और बेसिकली एट द एंड ऑफ इट ऑल ये अगर ट्रेंड चलता रहे तो आप देखते हैं कि इससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जानें ख़तरे में पड़ जाती हैं. सो ये जो बातें मैंने आपको बताई बेसिकली इस एविडेंस की एनालिसिस में मैंने आपको बताई कि ये जो एविडेंस मैंने यहाँ पर पेश किया है, प्रोड्यूस किया है, बेसिकली अगर ये चीज़ें इस तरह रहती है तो इसके असरात क्या होते हैं, इम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होगा. ये बात अगर आप अपने अल्फाज में लिखेंगे तो बेसिकली ये आपकी एनालिसिस हो जाएंगी और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी. सो दीज कंबाइंड प्रेशर्स क्रिएट अ क्राइसिस. ठीक है जी, ये जो चीज़ें मैंने बताई है कि बेसिकली पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम हो रही है, रिवर्स में जो फ्लो ऑफ वाटर है वो रिड्यूस हो रहा है और बेसिकली फ्रेश वाटर वेस्ट हो रहा है. सो दीज प्रेशर्स क्रिएट अ क्राइसिस. ठीक है जी, that threatens not only agricultural productivity but also food security and economic stability. The trajectory is unsustainable. अगर ये इसी तरह रहे तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सी बात है. And without immediate interventions, millions will face severe water shortage within years. ठीक है जी, यानी आप ये implications इसकी बता रहे हैं कि बेसिकली अगर ये चीज़ें इस तरह रहती है, ये एविडेंस इस तरह रहता है, तो इसकी जो ख़तरनाक implications है वो क्या हो सकती है.
ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि इससे लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बेसिकली ख़तरा है। और ये एविडेंस क्या शो करता है? व्हाट डज़ इट शो? It shows that basically it will threaten not only our agricultural productivity but also food security and economic stability. So these are basically the questions that are answered in this analysis portion. ये एक से दो जुमले पर मुश्तमिल हो सकता है और ये बेसिकली इन सवालात के जवाब देंगे। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, टेररिज्म इन पाकिस्तान कॉजेज एंड सॉल्यूशंस, तो हमने कहा कि बेसिकली एविडेंस हमने ये दिया दैट बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन आर द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान एंड द एग्जांपल्स और द एविडेंस इज दैट the Pakistan Institute for Peace Studies reports that over 60% of captured militants originated from economically deprived areas with unemployment exceeding 25%. Now what does it prove? What are the implications of it? ठीक है जी, इसके असरात क्या होंगे? ये क्या साबित करता है? बेसिकली व्हाट डज दिस मीन? ठीक है जी, पाकिस्तान के लिए इसका मतलब क्या है? और बेसिकली इन सवालात का जवाब अगर देंगे तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट एनालिसिस वुड डू। सो दिस प्रूव्स, ये साबित क्या करता है? दिस शोज, दिस प्रूव्स और इट इम्प्लाइज दैट टेररिज्म थ्राइव्स वेयर स्टेट अथॉरिटी वीकन्स। ठीक है जी, इससे ये साबित होता है कि जहाँ पर स्टेट अथॉरिटी कम होती है, जहाँ पर इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक डिप्रीवेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पर बेसिकली स्टेट अथॉरिटी कम हो जाती है। ठीक है जी, और जब स्टेट अथॉरिटी कम होती है तो क्या होता है जी? टेररिज्म थ्राइव्स। ठीक है जी, टेररिज्म जो है वो ज़्यादा हो जाती है, वो बढ़ जाती है। एंड ऑल्सो दैट इकोनॉमिक डेस्परेशन प्रोवाइड्स फर्टाइल ग्राउंड फॉर रेडिकलाइजेशन। और हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर इकोनॉमिक डेस्परेशन हो, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन हो, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन हो, सो इट प्रोवाइड्स फर्टाइल ग्राउंड फॉर रेडिकलाइजेशन। वहाँ पर लोगों को रेडिकलाइज करना, एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियंस देना, उनको बेसिकली उन ग्रुपों में शामिल करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। यही चीज़ हम साबित करना चाह रहे हैं। अगर हम अल्फाज का फ़िक्र करें, और क्योंकि हम एक 300 वर्ड ऐसे लिख रहे होते हैं तो शॉर्टर वर्जन भी हो सकता है। इनमें से इससे भी आसान अल्फाज में आप ये जुमला लिख सकते हैं, दीज आर 19 वर्ड्स एंड यू कुड आल्सो राइट इट इन 12 वर्ड्स। दिस शोज दैट टेररिज्म थ्राइव्स अमिड वीक स्टेट अथॉरिटी एंड इकोनॉमिक डिस्परेशन। सो बेसिकली ये ऊपर जो बातें हमने कही, ऐसे क्या जाहिर होता है, क्या साबित होता है? साबित यही होता है दैट जहाँ पर वीक स्टेट अथॉरिटी होगी, इकोनॉमिक डिस्परेशन होगी, इकोनॉमिक डिप्रीवेशन होगी, वहाँ टेररिज्म थ्राइव करेगी और ज़्यादा होगी। सो बेसिकली आप एनालिसिस जब लिखेंगे, this is basically an answer to the question why does your evidence matter और what does it show। ठीक है जी, what are the implications of it। ये सवालात अगर आप इनके जवाबात लिख लें तो आपके एनालिसिस इस पर पूरे आ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये पोर्शन भी आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं कंक्लूडिंग और लिंकिंग सेंटेंस को। अब अमूमन हम कहते हैं कि बेसिकली जो हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है वो दो काम करता है। ठीक है जी, दो बेसिक फंक्शंस उसकी हो सकती हैं, पर्पसेस उसके हो सकते हैं। या तो वो इसी पैराग्राफ को रैप अप करे, ठीक है जी, अगर इसके बाद कोई और पैराग्राफ नहीं है मेनली, और अगर इसके बाद कोई और पैराग्राफ है तो ये ट्रांजिशन करे, इसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो कि जो हमारे आने वाले पैराग्राफ के बारे में हमें मज़ीद बताए कि आने वाला पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में होगा, ताकि जो रीडर है, एग्जामिनर है, वो मेंटली इस चीज़ के बारे में रेडी हो सके। सो द कंक्लूडिंग और लिंकिंग सेंटेंस इज द फाइनल सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ। इट सर्व्स टू पर्पसेस। ठीक है जी, नंबर 1, इट रैप्स अप द पैराग्राफ्स मेन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हमने ये बात कही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन की, सो ये इसको रैप अप करेगा। ठीक है जी, किस तरह करेगा आगे हम देखेंगे किस तरह लिखना है। या हम इसको इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो जुमला है लास्ट सेंटेंस, ये लिंकिंग सेंटेंस भी हो सकता है, दैट इट वर्क्स और परफॉर्म्स एज अ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है जी, इफ़ एप्लीकेबल। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर कॉजेज़ के बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ आ रहा है वो सोल्यूशंस के बारे में आ रहा है, तो आप इसको एज अ ट्रांजिशन सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंकिंग सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये उस नेक्स्ट पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस कराए। ठीक है जी, सो द मेन फंक्शंस ऑफ दिस सेंटेंस शुड बी दैट इट शुड री-इन्फोर्स द मेन आइडिया। ये मेन आइडिया को दोबारा ताकीद के साथ बयान करें कि जो बात मैं कह रहा था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन टेररिज्म के कॉजेज़ हैं, वो साबित हुए। ठीक है जी, हम ये कह सकते हैं दस इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है जी, री-इन्फोर्स करें उस मेन आइडिया को। इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड क्लोजर। ये न सिर्फ ये कि बेसिकली आपके मेन आइडिया को री-इन्फोर्स करें, उसको साबित करें, बल्कि बेसिकली आपके पैराग्राफ को क्लोज करें। एक चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए कि आखिरी जुमले में नई बातें आपने कभी नहीं कहनी। ठीक है जी,
सो बेसिकली आप कहते हैं कि हमने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन तो टेररिज्म को थ्राइव करते हैं, और इसके साथ साथ ये वजह भी है, ठीक है जी, इसके साथ साथ ये एक और वजह भी है। दिस इज़ रॉन्ग, ये एक इंतहाई नामुनासिब और गलत बात है। आप अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में इस तरह की कोई नई बात नहीं कह सकते। ये सिर्फ और सिर्फ उस पैराग्राफ को क्लोज करने के लिए, उस मेन आइडिया को री इन्फोर्स करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इट कैन ऑल्सो क्रिएट स्मूथ फ्लो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। हमने ऊपर बात की कि बेसिकली ये ट्रांजिशन सेंटेंस भी हो सकता है, एंड इट शुड प्रिवेंट एब्रप्ट एंडिंग, ठीक है जी। अमूमन ये होता है कि मैं अक्सर औकात स्टूडेंट्स जो समरीज वगैरह शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, उनमें से मैंने हाईलाइट भी किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि वो जो जुमले होते हैं या वो जो पैराग्राफ्स होते हैं वो एब्रप्टली एंड कर जाते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता और वो पैराग्राफ बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो जाता है। लिहाजा ये वो फंक्शंस हैं जो किसी भी कंक्लूडिंग सेंटेंस को परफॉर्म करने चाहिए। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंक्लूडिंग सेंटेंसेस mainly, ठीक है जी। टाइप 1 दैट इज अ मिनी कंक्लूजन, इट इज़ यूज्ड इन द फाइनल बॉडी पैराग्राफ और व्हेन नो ट्रांजिशन इज नीडेड। यानी अगर हम देखें हमारे एसेस के एतबार से जो प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे हमने इस वक्त लिए हैं, सो उसमें हमारा जो लास्ट पैराग्राफ होगा, बॉडी पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली सोल्यूशंस पर मुश्तमिल होगा। सो सोल्यूशन के बाद हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, मिसाल कंक्लूजन पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। सो बेसिकली अब उसके बाद कोई नया बॉडी पैराग्राफ नहीं है, लिहाजा ये मिनी कंक्लूजन हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब वो सिर्फ और सिर्फ उस मेन आइडिया को कंक्लूड करेगा, वो ट्रांजिशन नहीं करेगा। ये इस किस्म के जुमले को कंक्लूडिंग सेंटेंस को आप मिनी कंक्लूजन कहते हैं, जो कि समराइज करता है पैराग्राफ के मेन पॉइंट को और री करता है बेसिकली उस थीसिस को, उस मेन पॉइंट को। नेक्स्ट अगर आप देखें कि आपके पास कोई और बॉडी पैराग्राफ मौजूद है, मिसाल आपने कॉजेज लिख लिए हैं, अब आपने उसके इम्पैक्ट्स लिखने हैं या आपने उसके बेसिकली सॉल्यूशंस को लिखना है, सो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इसको एज अ ट्रांजिशनल सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिशनल लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका काम क्या होगा, बेसिकली इट शुड ब्रिज दी दिस पैराग्राफ टू दी नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस, ठीक है जी। जो नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस होगा, नेक्स्ट टॉपिक पैराग्राफ होगा उस ऐसे का, वो उसके साथ उसको ब्रिज करेगा एंड इट शुड क्रिएट अ स्मूदर फ्लो, ठीक है जी। ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं। तो बुनियादी तौर पर मैंने आपको फिर बताया कि आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस के दो काम हो सकते हैं, या तो ये इसी पैराग्राफ को रैप अप करें या फिर नेक्स्ट पैराग्राफ को बेसिकली इंट्रोड्यूस कराएं, ट्रांजिशन करें। अच्छा जी, अब अगर हम एग्जांपल्स देखें तो बेसिकली लेट्स अज्यूम हमारा ये जो पैराग्राफ है या ये जो सेंटेंस है ये मिनी कंक्लूजन है और बेसिकली इसके बाद कोई भी ट्रांजिशन दरकार नहीं है, नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं लिखना हमने। सो हम लिखेंगे देयरफॉर पाकिस्तान्स वाटर क्राइसिस इज फंडामेंटली अ क्राइसिस ऑफ population growth, climate change and mismanagement converging simultaneously, ठीक है जी। और हम ये भी कह सकते हैं कि therefore Pakistan's water crisis is fundamentally a crisis of population, climate and management converging simultaneously. सो अब ये बात साबित हो गई, हमने देयरफॉर जैसे ट्रांजिशन वर्ड को इस्तेमाल किया बेसिकली कंक्लूड करने के लिए इस जुमले को, कि ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान में जो वाटर क्राइसिस है वो फंडामेंटली तीन चीज़ों की बुनियाद पर है, तीन चीज़ों की वजह से है, दैट इज़ पॉपुलेशन, क्लाइमेट एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ बेसिकली वाटर रिसोर्सेज। सो ये बात आप कर सकते हैं, यही वो बात है जो आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में करनी है। आपने जो बेसिकली टॉपिक सेंटेंस लिखा है उसी को अलग तरीके से अलग अल्फाज के साथ दोबारा रीस्टेट करना है, तो इससे आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस बन जाता है। सिंपल सी बात है, जो आपने पहले जुमले में लिखा है वही आखिरी जुमले में लिखें, लेकिन अल्फाज तब्दील करके, ठीक है जी। और उस चीज़ को साबित किया हमने, देयरफॉर जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं बेसिकली इस लास्ट सेंटेंस को नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, ट्रांजिशन करना चाहता हूँ इस सेंटेंस को यूज़ करते हुए, तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, वाइल दीज कॉजेज आर सवेयर, ठीक है जी, यानी population, climate and mismanagement of water resources are severe, practical solutions exist that can address the crisis। अब यहाँ पर एग्जामिनर को ये बात समझ आ जाती है कि कॉजेस तो इसने बयान कर लिए हैं इस पैराग्राफ में, ठीक है जी, और ये बयान कर लिया, इसने ये साबित भी कर लिया कि these are very severe causes। Now he is going to talk about the practical solutions that exist regarding the water crisis of Pakistan in the next paragraph, and that is what happens that when we want to transition to the next paragraph, this is how we write it, ठीक है जी। So there are different formulas you could use there to write concluding sentences. For example, if you want to write summary of it, so thus you restate the main point in different words, जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि आप लिखते हैं therefore और thus, जो बात आपने इंट्रोडक्टरी या टॉपिक सेंटेंस
सेंटेंस में कही थी वही बात आप दोबारा दोहराएं मगर अल्फाज मुख्तलिफ हों, ठीक है जी। या अगर आप इम्प्लिकेशंस बेसिकली बयान करना चाहते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस को यूज़ करते हुए आप इम्प्लिकेशंस बयान करना चाहते हैं कि दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट ब्रॉडर सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है जी। अमूमन ये उस वक्त होता है, ये जुमला, ठीक है जी, ये पैटर्न उस वक्त अपनाया जाता है जब आपके पास बेसिकली अल्फाज की गुंजाइश कम हो। हम आगे जाकर देखेंगे अल्फाज की गुंजाइश कम होने की सूरत में आप जो एनालिसिस वाला पोर्शन है, बेसिकली एनालिसिस वाले पोर्शन को कंक्लूजन वाले पोर्शन के साथ यानी इन दोनों जुमलों को एक साथ करके लिखते हैं, तो तब जाकर फिर आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी, कि दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट। और इसके साथ साथ ट्रांजिशन का भी पैटर्न हो सकता है, जिस तरह ऊपर हमने याद देखा कि आप नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इस जुमले को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइल दीज के कॉजेज आर सवियर, ठीक है जी। दिस पैराग्राफ का जो मेन पॉइंट है इस पैराग्राफ का वो आपने बयान किया कि दीज आर सिवियर कॉजेज बट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट पैराग्राफ वो सॉल्यूशंस के बारे में होगा और हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, ये भी हो सकता है। और एक लास्ट जो तरीका होता है कॉल बैक टू थीसिस, ये बेसिकली आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिखा जाता है। कंक्लूडिंग सेंटेंस एक अलग चीज़ है, ठीक है जी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कंक्लूडिंग सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ये पैराग्राफ के आखिर में लिखा जाता है, हर पैराग्राफ के आखिर में लिखा जाता है। और एक आता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जिस तरह हम आउटलाइन में पढ़ते हैं कि एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। ये बुनियादी तौर पर पैटर्न नंबर 4 ये इस्तेमाल होता है कॉल बैक टू थीसिस, ये बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होता है आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, ठीक है जी। तो ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ अगर आप समरी लिखना चाहते हैं तो फिर आप अपने मेन पॉइंट को बुनियादी तौर पर रीस्टेट करें, जो आपने थीसिस आपने बेसिकली टॉपिक सेंटेंस पे लिखा है उसको रीस्टेट करें डिफरेंट वर्डिंग के साथ। अगर आप बेसिकली अल्फाज की किल्लत की वजह से एनालिसिस और कंक्लूडिंग सेंटेंस को एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है जी, मर्ज कर रहे हैं, तो फिर आप इम्प्लिकेशंस कंक्लूडिंग सेंटेंस में बयान करें और बेसिकली आप इसको ट्रांजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस किस तरह लिखना है ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा जी, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है जी। कंप्लीट बॉडी पैराग्राफ्स। अब मिसाल के तौर पर वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये हमारा टॉपिक है और इसमें हमने इस पैराग्राफ में कॉजेज़ को एक्सप्लेन करना है। तो आप ज़रा इस पैराग्राफ को देखिए। Pakistan's water crisis stems from rapid population growth, climate change, and inefficient water management. Population growth at 2% annually has significantly intensified water demand across all sectors, lowering per capita availability. Simultaneously, traditional water sources have become unreliable due to changing rainfall patterns and glacial melting, while outdated irrigation systems waste nearly half of the available water. According to UNDP, Pakistan's per capita water availability has declined from about 5,000 cubic meters in 1951 to below 1,000 cubic meters in 2024. Meanwhile, the Indus River system has seen around 30% reduction in flow over the past 2 decades, while inefficient irrigation practices waste approximately 40 to 50% of freshwater resources. These combined pressures create a crisis that threatens not only agricultural productivity but also food security and economic stability. This trajectory is unsustainable. Without immediate intervention, millions will face severe water shortage within years. While these causes present serious challenges, practical solutions exist that can address the crisis effectively. अब इस पैराग्राफ में आप देखें कि ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हुआ, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ, दिस इज बेसिकली द एविडेंस एंड दिस इज व्हाई दिस एविडेंस मैटर्स, ठीक है जी, एंड दिस इज बेसिकली द कंक्लूडिंग सेंटेंस व्हिच इज बेसिकली अ ट्रांजिशन सेंटेंस। सो इस पैराग्राफ में आप देखते हैं कि ये एक मुकम्मल पैराग्राफ कहलाता है। एक मुकम्मल पैराग्राफ इस तरह होता है कि उसमें ये पांचों एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, टॉपिक सेंटेंस, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस, एनालिसिस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये 5 सेंटेंसेस जिस भी पैराग्राफ का हिस्सा होंगी वो एक मुकम्मल पैराग्राफ कहलाएगा। अगर इन पांचों में से कोई एक भी एलिमेंट मिसिंग हो तो वो पैराग्राफ एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ कहलाता है। यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज करने के बजाय कुछ मज़ीद बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे पास अब आप इस पैराग्राफ को अगर देखें, सो दिस इज़ मेनली बेसिकली 180 वर्ड्स प्लस, ठीक है जी, ये 180 वर्ड्स प्लस पैराग्राफ है।
और हमारे पास तो इतनी गुंजाइश होती नहीं है, हम मैक्सिमम अगर लिख सकते हैं पैराग्राफ, सो दैट इज़ बेसिकली 82 85 और 90 वर्ड्स, ठीक है जी। हम अपने ऐसे की जब बात करते हैं, मैंने कल आपको ये बात लास्ट लेक्चर में समझाई है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब आपने इस पैराग्राफ को कंडेंस करना है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप बेसिकली इस एग्जाम्पल और एविडेंस में अगर आप देखें तो हमने 3 किस्म के एविडेंस दिए हैं, 3 किस्म के क्लेम्स के लिए हमने 3 किस्म की एक्सप्लेनेशंस दी है, ठीक है जी। इसको शॉर्ट किया जा सकता है, इसको मज़ीद कंसाइज किया जा सकता है। लाजमी नहीं है कि आप 3 एविडेंसेस दें, आप एक एविडेंस भी दे सकते हैं, हमने ऊपर बात की है इस पर। दूसरी और अहम बात कि आप इसमें मर्जिंग भी कर सकते हैं, सेंटेंसेस को मर्ज भी किया जा सकता है। सो बेसिकली ये जो एनालिसिस वाला पोर्शन है और बेसिकली कंक्लूजन वाला पोर्शन है, ठीक है जी, ये दो पोर्शन एक साथ भी लिखे जा सकते हैं, ये दो जुमले एक साथ भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है जी। सो हम इस तरह भी कर सकते हैं, हम इसे कंसाइज भी कर सकते हैं, तब जाकर हम 90 वर्ड्स की वो कैपेसिटी या 80 वर्ड्स की वो कैपेसिटी उसको बेसिकली अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा जी, इन कंट्रास्ट अगर आप इस पैराग्राफ को देखते हैं तो ये बेसिकली अराउंड 85 टू 90 वर्ड्स हैं, ठीक है जी। और इस पैराग्राफ को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास शॉर्टर सेंटेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं, दो कि हमने इसमें भी मर्जिंग नहीं की है, ठीक है जी। यानी इससे भी मुख्तसर हो सकता है कि आपके एनालिसिस और कंक्लूडिंग सेंटेंस वाला पोर्शन जो है वो कम हो सकता है, बेसिकली एक्सप्लेनेशन और एविडेंस वाला सेंटेंस जो है वो मर्ज हो सकता है। सो ये आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं इस पैराग्राफ को देखूं, सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन आर द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान. Political turmoil and weak governance create power vacuums that extremist groups exploit, while poverty and unemployment of large segments of masses drive vulnerable populations toward militant recruitment. The Pakistan Institute for Peace Studies reports that over 60% of captured militants originated from economically deprived areas with unemployment exceeding 25%. This proves that terrorism thrives where state authority weakens, and also that the economic desperation provides fertile ground for radicalization. Addressing these root causes requires solutions targeting both political stability and economic development. Once again, मैंने यहाँ पर भी जो चूज़ किया है जुमला कंक्लूडिंग सेंटेंस, वो मैंने ट्रांजिशनल सेंटेंस को चूज़ किया है, ठीक है जी। सो बेसिकली आप इस पैराग्राफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह एक मुकम्मल और कॉम्पैक्ट पैराग्राफ कहलाया जा सकता है when we are talking about the causes of terrorism in Pakistan, ठीक है जी। So the 5 essential elements of every body paragraph, that is topic sentence which states the main idea and it should only contain to one main point, ठीक है जी। This is usually the first sentence. It should be clear and specific in its claim. Then there is explanation which should clarify the topic sentence. It should unpack or expand what it means, and it should provide context, and it should prepare the reader for evidence. Then there is evidence or example which should prove your point. Why does this explanation matter? Why does this topic sentence or claim matter? ठीक है जी। It should provide statistics. It should provide expert opinions, examples or facts. It should be 1 to 2 solid pieces of evidence and should be specific and credible, ठीक है जी। This is the most relevant portion to us, ठीक है जी, relevant part of us. And then there is analysis, ठीक है जी। Analysis में interpretation of the evidence होती है. It should explain why it matters. It should show how it proves your point, and it should also explain or demonstrate your critical thinking. And then we talk about concluding sentence, which should not only wrap up the paragraph or main idea, but it can also be used to transition to the next paragraph. The formula to remember: claim something, clarify it, prove it, interpret it, and then connect it to the next paragraph or conclude it, ठीक है जी। So basically this is what we mainly talk about. जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि टॉपिक सेंटेंस आपका आंसर करता है कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में होगा, what is this paragraph about. Then your claim, ठीक है जी, जो आप अपने टॉपिक सेंटेंस में क्लेम कर रहे हैं, why is it true, ठीक है जी, why does it matter, ठीक है जी, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, why do I say that. Then I should provide a proof for that this is true because this is the proof. Or what does this proof mean, ठीक है जी, then I should explain the proof and I should link it to the next paragraph. This is how it happens and this is how it should work. There are some questions which may be in your mind, ठीक है जी, आपके जहन में कुछ सवालात हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वो questions होंगे जो आपके जहन में इस वक्त होंगे, और ये जो सवालात हैं इनके जवाबात यहाँ पर लिखने की कोशिश की गई है। सो बेसिकली मैं उम्मीद यही करता हूँ कि पैराग्राफ राइटिंग, एंड दिस इज़ यूजुअल पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है जी, बॉडी पैराग्राफ्स हम लिखने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक मेरे अंदाज़े में जितना मुझसे मुमकिन हुआ, जितने आसान अल्फाज में आपको समझा सकता था, मैंने समझाने की कोशिश की।
अगर इसके बावजूद भी आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुआ, आपके जहन में कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिए। प्रैक्टिस होगी, शेयर होगा मेरे साथ, मैं उसको इवॉल्वेट करूँगा, तभी जाकर आपको अपनी मिस्टेक्स मालूम होंगी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी हमने इसके पैराग्राफ राइटिंग के बारे में पढ़ा है वो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए आइडियाज़ और व्यूज़ के साथ मिलते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।